वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें नई अपडेट पाने के लिए। सभी लोग चैन की नींद सो रहे थे। हल्की हल्की बारिश से रात और गहरी हो गई थी कि अचानक एक औरत की चीख सारा गांव नींद से जाग गया। कोई है क्या? कोई तो मेरी मदद करो। वो हैवान मेरी बेटी को मार डालेगा। सरपंच जी, आप तो मेरी मदद कीजिए। एक औरत अपने ही फोन में लग गांव के हर घर का दरवाजा खटखटा रही थी, पर गांव के एक भी आदमी ने उस रात दरवाजा नहीं खोला। जिसने भी मदद करने की सोची थी तो अपने परिवार के लोगों की सोच अपने हाथ समेट कर बैठ गया। उस रात करीब 2 घंटों तक उस औरत ने लोगों से मदद की गुहार लगाई और ज्यादा खून बहने के कारण वहीं तड़प तड़प कर मर गई। 4 साल बाद देखो कैसा है, हम पूरे हनीमून इसी घर में रहेंगे। मनोज ने अपनी पत्नी सुमोना से कहा था। सुमोना भी हनीमून का नाम सुनकर शर्माते हुए बोली, हाँ जी, अच्छा है, पर बहुत महंगा होगा ना? हाँ है तो, पर तुमसे महंगा नहीं। मनोज ने सुमोना से रोमांटिक अंदाज में किसी हीरो की तरह कहा था, जिसे सुन सुमोना शर्माते हुए सीधा घर में चली गई और मनोज एक धीमी मुस्कान अपने चेहरे पर सजाया वापस सामान लेने चला गया था। ओ साहब जी, पूरा हिमाचल छोड़ के आपको यही गांव मिला क्या हनीमून मनाने के लिए? आपको इस गांव की हकीकत पता भी है? मनोज गाड़ी से सामान उतार रहा था, तभी ड्राइवर ने मनोज से डरते हुए कहा था। ड्राइवर को लगा था कि शायद उसकी बात सुनकर मनोज डर कर कहीं और चला जाएगा, पर मनोज के कानों में चूं तक नहीं लगी, बल्कि उसने ड्राइवर से मुस्कुराते हुए कहा, मालूम है ड्राइवर साहब, सब पता कर लिया है, आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा हमें। मनोज की बात सुनकर ड्राइवर मन ही मन से पागल कराने लगा था। मनोज जब सामान लेकर ऊपर पहुंचा तो उसकी नजरें सुमोना को तलाशने लगी। मनोज ने सोनम को पुकारा भी, लेकिन सुमोना का कोई जवाब नहीं आया। मनोज को किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। वो तुरंत ही घर के सभी कमरों में सुमोना को ढूंढने लगा कि अचानक इसे सुमोना दिखी। वो कमरे की दूसरी तरफ बालकनी में खड़ी दूर कुछ देख रही थी। सुमोना, कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ और तुम हो कि यहाँ खड़ी हो? मैं तो बस उस औरत को देख रही थी। बेचारी दिखने में कितनी मासूम सी लगती है ना। कौन औरत? सामने तो कुछ भी नहीं है, खाली मैदान है और बस एक गुलमोहर का पेड़ है और तो कुछ भी नहीं है। हाँ, उसी पेड़ के नीचे देखो। सुमोना ने मनोज को उंगली से इशारे कर बताने ही वाली थी कि पलक झपकते ही वो औरत गायब हो गई। ये देख सुमोना भी चौंक गई थी, फिर खुद ही अपने दिमाग का भ्रम समझ बड़बड़ाते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में मनोज को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन आधी रात में जब उसकी आंख खुली तो सुमोना नहीं थी। मनोज की नींद एक पल में उड़ गई। उसने बाथरूम और आसपास के सारे कमरे देख लिए, लेकिन सुमोना का कुछ पता नहीं चला। मनोज के मन में सुबह की बालकनी का ख्याल आया। यही सोचकर जब मनोज उसी कमरे के दूसरी तरफ की बालकनी में गया तो देखा सुमोना किसी लाश की तरह एक जगह खड़े होकर सामने किसी को देख रही है। मनोज को अब सच में ड्राइवर की बातों का एहसास हो रहा था, पर फिर भी खुद पर हिम्मत कर मनोज ने सुमोना के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, इतनी रात में अकेली खड़ी यहाँ क्या कर रही है? चलो अंदर, ठंड लग जाएगी। ठंड तो उसे भी लग रही होगी ना, मैं उसे कुछ कपड़े दे आऊं? कैसी बात कर रही हो तुम? और किसको ठंड लग रही है? वहाँ सामने देखो, वो उस गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी है। वो मुझे कब से देख रही है, शायद मुझसे कुछ कहना चाहती है। मैं एक बार उसके पास जाऊं? सुमोना की बात सुनकर मनोज ने जब गुलमोहर के पेड़ के नीचे देखा तो उसे इस बात की कोई नहीं दिखा था, पर अब मनोज को इस बात का यकीन हो गया था कि जरूर सुमोना के साथ कुछ तो है, क्यों बार बार वो बालकनी में खड़े होकर गुलमोहर के पेड़ को निहारती रहती है। यही सोचकर मनोज सुमोना को प्यार से वापस कमरे में ले आया। कमरे में आते ही सुमोना नींद से सो गई थी।
पर मनोज करीब से वास्ता पड़ चुका था। रात भर ड्राइवर से इस बारे में बात करने का सोचता रहा और सुबह होते ही सुमोना के साथ ले मार्केट चला गया। कुछ देर सुमोना को शॉपिंग के लिए भेज वो ड्राइवर से बात करने के लिए आ गया था। पता नहीं क्या है उस बालकनी में और क्या ही दिखता है उसे उसको। अरे मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि अपनी हॉरर नॉवेल को पूरा कर सकूं। सोचा था फील आएगी तो कुछ नया लिखूंगा, पर जब से यहाँ आया हूँ तब से मूड खराब है। तो बस एक काम करो, जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से दूर ले चलो। मनोज अभी ड्राइवर से बोल ही रहा था, तभी ड्राइवर ने देखा कि दूर खड़ी सुमोना इमली खा रही है। ये देख ड्राइवर के होश उड़ गए। उसने मनोज से तुरंत पूछा, तुम्हारी पत्नी पेट से है क्या? हाँ, दूसरा महीना चल रहा है। मनोज की बात सुन ड्राइवर हताश होकर बैठ गया। ड्राइवर का चेहरा डर के मारे सफेद हो गया था, पर मनोज पर अपनी धुन सवार थी। उसने ड्राइवर से फिर कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम जल्दी गाड़ी लेकर घर पहुँचो, हम आज ही वो घर छोड़ रहे हैं। इतना कहकर मनोज जाने को ही हुआ था, तभी ड्राइवर ने भारी मन से कहा, अरे नहीं जा पाओगे, अब कभी भी उस घर से तुम दोनों नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? कौन रोकेगा हमें? तू? मैं नहीं, बल्कि वो औरत रोकेगी आप लोगों को जो आपकी पत्नी को उस गुलमोहर के पेड़ के नीचे दिखाई देती है। वो कोई मामूली औरत नहीं है साहब, डायन है, डायन। अभी आप जानते ही क्या है उस औरत के बारे में? एक किताब लिखने की भीड़ के लिए दोनों मौत के मुंह में आ गए। ड्राइवर ने मनोज से कहते हुए अपना मुंह फेर लिया था। इस पर मनोज वापस बैठ ड्राइवर से बोला, कौन है वो औरत? तुम जानते हो उसे? इसी गांव की थी साहब, पास ही के शमशान घाट में लकड़ियां बेचती थी। पति शराबी था, दिन भर नशे में धुत रहता था, अपनी पत्नी से ही पैसे मांगता था। पत्नी नहीं देती तो बेचारी को चिता की लकड़ियों से मारता। उसकी एक बेटी भी थी, संध्या, गांव वालों से बड़ा प्रेम करती, सबकी लाडली थी। इसी गांव में एक अपाहिज लड़का रहता था, रवि। रवि संध्या से बहुत प्यार करता था, पर संध्या उसे पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन जब रवि ने संध्या से अपने प्रेम का इजहार किया तो संध्या ने उसे मना कर दिया, पर रवि नहीं माना। उसने संध्या को पाने की जिद कर ली थी, जिससे परेशान होकर संध्या ने पूरे गांव वालों के सामने रवि की बेइज्जती कर दी। उसकी कमजोरी का मजाक बना, जिससे गांव वाले भी रवि पर हंसने लगे। इस हादसे के बाद रवि का कुछ पता नहीं चला। कोई कहने लगा कि उसने आत्महत्या कर ली, तो कोई कहता कि वो बम्बई भाग गया है, तो कोई कहता कि रवि ने काली शक्तियाँ सीखने के लिए जिंदा ही खुद को दफन कर लिया है। बात जो भी हो, लेकिन उसके बाद रवि का कभी कुछ भी पता नहीं चला। पर तुम ये रवि की कहानी क्यों सुना रहे हो मुझे? उस लड़की संध्या और उसकी माँ का क्या हुआ? अरे सब्र रखिए साहब, सारी फसाद की जड़ ये रवि ही है। दरअसल रवि के जाने के बाद एक रात संध्या की माँ अपने ही खून में लथपथ गांव वालों से मदद मांगने आई थी। उसका पति रोज की तरह दारू पीकर मारामारी कर रहा था, पर किसी भी गांव वाले ने उसकी मदद के लिए दरवाजा नहीं खोला। थककर जब वो घर पहुंची तो उसके बाप ने संध्या के सिर के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये देख संध्या की माँ ने अपने ही पति को जिंदा आग के हवाले कर दिया और खुद हमेशा हमेशा के लिए शमशान में जाकर बैठ गई। फिर कुछ दिन बाद उसकी लाश भी गुलमोहर के पेड़ से लटकी हुई मिली थी, पर एक भी गांव वाले ने उसकी मदद क्यों नहीं की? संध्या को तो सब लोग पसंद करते थे ना। मनोज की बात सुनकर ड्राइवर कुछ सोचते हुए बोला, अरे साहब, हमेशा जो दिखता है वैसा होता नहीं है। मतलब ये कि संध्या का बाप तो 1 हफ्ते पहले ही मर चुका था, जिसकी लाश गांव के तालाब से मिली थी। और जब संध्या की माँ गांव वालों से मदद की गुहार लगाने आई तो उसकी बेटी को किसने मारा?
ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। बस इतना पता है कि संध्या के मरने के 4 महीने के अंदर ही पूरा गांव भूतिया हो गया। 1-2 हफ्ते में गांव के किसी न किसी घर में किसी न किसी की मौत होने लगी। सबको लगने लगा कि ये शायद संध्या के माँ पापा या फिर खुद संध्या का काम हो सकता है, जो मरने के बाद अपना बदला ले रही है। पर सारी बातें झूठी निकली, किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। सब अपनी अपनी कहानी बनाकर इस गांव से भागने का बहाना ढूंढने लगे और चले गए। अब बताता हूँ अंदर की बात। रवि और संध्या हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते थे, और जब ये बात उसकी माँ को पता लगी तो पहले तो उसने रवि को मारा, फिर अपने पति को, और फिर अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। तो जो औरत आपकी पत्नी को उस गुलमोहर के पेड़ के नीचे दिखती है, वो कोई और नहीं बल्कि संध्या ही है। और उसी पेड़ से संध्या की माँ की लाश भी लटकी हुई मिली थी। हाँ, एक बात और, मरते वक्त संध्या पेट से थी, इसलिए वो आत्मा आपको उस घर से इतनी आसानी से निकलने नहीं देगी। मनोज ड्राइवर से सारी कहानी जान तंग था। उसे किसी भी हाल में अपनी पत्नी समोना के साथ सही सलामत घर से निकलना था। यही सोचकर वो तुरंत ही अपनी पत्नी के साथ बाजार से घर आ गया। फिर सारा सामान पैक कर घर से बाहर कदम ही रखा था, तभी उसकी पत्नी समोना बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। समोना को बेहोश होते देख मनोज को डर सताने लगा था। तुरंत ही डॉक्टर को बुला उसने समोना के सारे टेस्ट करवा दिए, लेकिन फिर भी समोना होश में नहीं आ रही थी। मनोज समोना के पास बैठा हुआ गुलमोहर के बारे में सोच ही रहा था, और जब उससे रहा नहीं गया, वो हाथ में पेट्रोल लिए उस गुलमोहर के पेड़ को जलाने को चल दिया। तू जो कोई भी है, मुझे पता है तेरी वजह से मेरी पत्नी की आज ये हालत है। जल्दी से उसे ठीक कर दे, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। मनोज उससे पेड़ से कहता हुआ उस पर पेट्रोल छिड़क रहा था। उसकी इतना कहने पर भी जब कोई उसके सामने नहीं आया तो मनोज जेब से लाइटर लिया, पेड़ को जलाने ही वाला था। तभी एक बंदा मनोज की गर्दन में मिला। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, अगले ही पल फलते मनोज की गर्दन को जकड़ लिया और उसे हवा में उठा उसका दम घोटने लगा। मनोज हवा में अपने पैर पर रखता हुआ अपनी एक सांस के लिए तड़प रहा था। फिर देखते ही देखते उसके पैर शांत हो गए। उसकी आंखों की पट्टी गंदे से लटक चुकी थी। मनोज अब मर चुका था। अगली सुबह जब मनोज की मौत की खबर फैली तो पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए सुसाइड का केस बनाया और फाइल बंद कर दी। सुमोना भी अपना सब सामान पैक कर मनोज की लाश के साथ एम्बुलेंस में घर जा रही थी। बीच रास्ते में उसने एम्बुलेंस को साइड पर रखने को कहा और गाड़ी से उतरते ही वो एक शख्स के गले जा लगी। आखिर तूने कर ही दिखाया, हटा दिया उसे रास्ते से। मनोज को तो मरना ही था प्रेम। उसकी मौत तो उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन उसने हनीमून के लिए हाँ करी थी। मुझे पता था वो किसी हॉरर नॉवल पर काम कर रहा है, इसलिए उसे बातों में उलझाकर यहाँ लाई। अब देखो उसकी लाश एम्बुलेंस में पड़ी हुई है, पर मेरे से ज्यादा इस काम को उसके अंजाम तक पहुँचाने वाला एक इंसान और है जिसका नाम है रवि। रवि का नाम लेते ही एक आदमी चलता हुआ सुमोना और प्रेम के पास आया। तो ये है आपका बॉयफ्रेंड जिसके लिए आपने अपने पति को मरवाया है? क्या करे साले, धूप जो है खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये रहा तेरा बाकी का पैसा, और अगर गलती से भी मुंह खोला ना तो गुलमोहर की अगली कहानी में तू होगा, समझा ना? सुमोना की बात सुनकर ड्राइवर का भी चुप हो गया था। तभी प्रेम ने सुमोना से कहा, अब इस बच्चे का क्या करना? गिरा दे। पागल हो गया है? भले ये तेरा बच्चा है, लेकिन इस पर ठप्पा तो मनोज का लगा हुआ है ना। और यही तो हुक्म का हिस्सा है मेरा, इसी के सहारे तो मुझे सारी दौलत मिलने वाली है। सुमोना का ये कमीनापन देखकर प्रेम और रवि भी चौंक गए थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। और जब तो वो जाने को हुए थे कि अचानक ही रवि नीचे गिर गया। इस वजह से उसकी एक नकली टांग बाहर निकल गई थी।
पर दोनों में से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया और एम्बुलेंस में बैठकर चले गए। दरअसल रवि ने जो कहानी मनोज को बताई वो तो सब इस गांव की सच्चाई थी। बस इस बात को छोड़कर कि संध्या कभी रवि से प्यार नहीं करती थी और रवि ही वो अपाहिज लड़का था जो संध्या से प्यार करता था। उसने ही अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए संध्या को मारा था, फिर उसके माँ बाप को भी। पर गाँव वालों का कहना है कि उन्हें आज भी किसी औरत की आत्मा उस गुलमोहर के पेड़ के नीचे दिखाई देती है। पर सोमोना ने जो कुछ भी मनोज को बताया था वो बस सिर्फ एक झूठ था ताकि वो भूत का सहारा ले। गाँव सभी लोग चैन की नींद सो रहे थे। हल्की हल्की बारिश से रात और गहरी हो गई थी कि अचानक एक औरत की चीख से सारा गांव नींद से जाग गया। कोई है क्या? कोई तो मेरी मदद करो, वो हैवान मेरी बेटी को मार डालेगा। सरपंच जी आप तो मेरी मदद कीजिए। एक औरत अपने ही फोन में लगभग गाँव के हर घर का दरवाजा खटखटा रही थी, पर गाँव के एक भी आदमी ने उस रात दरवाजा नहीं खोला। जिसने भी मदद करने की सोची थी तो अपने परिवार के लोगों की सोच अपने हाथ समेट कर बैठ गया। उस रात करीब 2 घंटों तक उस औरत ने लोगों से मदद की गुहार लगाई और ज्यादा भूख बहने के कारण वहीं तड़प तड़प कर मर गई। 4 साल बाद देखो कैसा है, हम पूरे हनीमून इसी घर में रहेंगे। मनोज ने अपनी पत्नी सुमोना से कहा था। सुमोना भी हनीमून का नाम सुनकर शर्माते हुए बोली, हाँ जी अच्छा है, पर बहुत महंगा होगा ना? हाँ है तो, पर तुमसे महंगा नहीं। मनोज ने सुमोना से रोमांटिक अंदाज में किसी हीरो की तरह कहा था, जिसे सुन सुमोना शर्माते हुए सीधा घर में चली गई और मनोज एक धीमी मुस्कान अपने चेहरे पर सजाया वापस सामान लेने चला गया था। ओ साहब जी, पूरा हिमाचल छोड़ के आपको यही गांव मिला क्या हनीमून मनाने के लिए? आपको इस गांव की हकीकत पता भी है? मनोज गाड़ी से सामान उतार रहा था, तभी ड्राइवर ने मनोज से डरते हुए कहा था। ड्राइवर को लगा था कि शायद उसकी बात सुनकर मनोज डर कर कहीं और चला जाएगा, पर मनोज के कानों में चूं तक नहीं लगी, बल्कि उसने ड्राइवर से मुस्कुराते हुए कहा, मालूम है ड्राइवर साहब, सब पता कर लिया है, आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा हमें। मनोज की बात सुनकर ड्राइवर मन ही मन उसे पागल करार दे चुका था। मनोज जब सामान लेकर ऊपर पहुंचा तो उसकी नजरें सुमोना को तलाशने लगी। मनोज ने सोनम को पुकारा भी, लेकिन सुमोना का कोई जवाब नहीं आया। मनोज को किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। वो तुरंत ही घर के सभी कमरों में सुमोना को ढूंढने लगा कि अचानक इसे सुमोना दिखी। वो कमरे की दूसरी तरफ बालकनी में खड़ी दूर कुछ देख रही थी। सुमोना, कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ और तुम हो कि यहाँ खड़ी हो? मैं तो बस उस औरत को देख रही थी, बेचारी दिखने में कितनी मासूम सी लगती है ना। कौन औरत? सामने तो कुछ भी नहीं है, खाली मैदान है और बस एक गुलमोहर का पेड़ है और तो कुछ भी नहीं है। हाँ, उसी पेड़ के नीचे देखो। सुमोना ने मनोज को उंगली से इशारे कर बताने ही वाली थी कि पलक झपकते ही वो औरत गायब हो गई। ये देख सुमोना भी चौंक गई थी, फिर खुद ही अपने दिमाग का भ्रम समझ बड़बड़ाते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में मनोज को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन आधी रात में जब उसकी आंख खुली तो सुमोना नहीं थी। मनोज की नींद एक पल में उड़ गई। उसने बाथरूम और आसपास के सारे कमरे देख लिए, लेकिन सुमोना का कुछ पता नहीं चला। तभी मनोज के मन में सुबह की बालकनी का ख्याल आया। यही सोचकर जब मनोज उसी कमरे के दूसरी तरफ की बालकनी में गया तो देखा सुमोना किसी लाश की तरह एक जगह खड़े होकर सामने किसी को देख रही है। मनोज को अब सच में ड्राइवर की बातों का एहसास हो रहा था, पर फिर भी खुद पर हिम्मत कर मनोज ने सुमोना के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, इतनी रात में अकेली खड़ी यहाँ क्या कर रही है? चलो अंदर, ठंड लग जाएगी। ठंड तो उसे भी लग रही होगी ना, मैं उसे कुछ कपड़े दे आऊं? कैसी बात कर रही हो तुम? और किसको ठंड लग रही है? वहाँ सामने देखो,
उस गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी है। वो मुझे कब से देख रही है। शायद मुझसे कुछ कहना चाहती है। मैं एक बार उसके पास जाऊं। सुमोना की बात सुनकर मनोज ने जब गुलमोहर के पेड़ के नीचे देखा तो उसे इस बार भी कोई नहीं दिखा था। पर अब मनोज को इस बात का यकीन हो गया था कि जरूर सुमोना के साथ कुछ तो है कि वो बार बार वो बालकनी में खड़े होकर गुलमोहर के पेड़ को निहारती रहती है। यही सोचकर मनोज सुमोना को प्यार से वापस कमरे में ले आया। कमरे में आते ही सुमोना नींद से सो गई थी, पर मनोज का नींद से वास्ता पड़ चुका था। वो रात भर ड्राइवर से इस बारे में बात करने का सोचता रहा और सुबह होते ही सुमोना के साथ ले मार्केट चला गया। कुछ देर सुमोना को शॉपिंग के लिए भेज वो ड्राइवर से बात करने के लिए आ गया था। पता नहीं क्या है उस बालकनी में और क्या ही दिखता है उसे उसको। अरे मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि अपनी हॉरर नॉवेल को पूरा कर सकूं। सोचा था फील आएगी तो कुछ नया लिखूंगा, पर जब से यहाँ आया हूँ तब से मूड खराब है। तो बस एक काम करो, जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से दूर ले चलो। मनोज अभी ड्राइवर से बोल ही रहा था, तभी ड्राइवर ने देखा कि दूर खड़ी सुमोना इमली खा रही है। ये देख ड्राइवर के होश उड़ गए। उसने मनोज से तुरंत पूछा, तुम्हारी पत्नी पेट से है क्या? हाँ, दूसरा महीना चल रहा है। मनोज की बात सुन ड्राइवर हताश होकर बैठ गया। ड्राइवर का चेहरा डर के मारे सफेद हो गया था, पर मनोज पर अपनी धुन सवार थी। उसने ड्राइवर से फिर कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम जल्दी गाड़ी लेकर घर पहुँचो, हम आज ही वो घर छोड़ रहे हैं। इतना कहकर मनोज जाने को ही हुआ था, तभी ड्राइवर ने भारी मन से कहा, अरे नहीं जा पाओगे, अब कभी भी उस घर से तुम दोनों नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? कौन रोकेगा हमें? तू? मैं नहीं, बल्कि वो औरत रोकेगी आप लोगों को जो आपकी पत्नी को उस गुलमोहर के पेड़ के नीचे दिखाई देती है। वो कोई मामूली औरत नहीं है साहब, डायन है, डायन। अभी आप जानते ही क्या है उस औरत के बारे में। एक किताब लिखने की फील के लिए दोनों मौत के मुंह में आ गए। ड्राइवर ने मनोज से कहते हुए अपना मुंह फेर लिया था। इस पर मनोज वापस बैठ ड्राइवर से बोला, कौन है वो औरत? तुम जानते हो उसे? इसी गांव की थी साहब, पास ही के शमशान घाट में लकड़ियां बेचती थी। पति शराबी था, दिन भर नशे में धुत रहता था, अपनी पत्नी से ही पैसे मांगता था। पत्नी नहीं देती तो बेचारी को चिता की लकड़ियों से मारता। उसकी एक बेटी भी थी, संध्या। गांव वालों से बड़ा प्रेम करती, सबकी लाडली थी। इसी गांव में एक अपाहिज लड़का रहता था, रवि। रवि संध्या से बहुत प्यार करता था और संध्या उसे पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन जब रवि ने संध्या से अपने प्रेम का इजहार किया तो संध्या ने उसे मना कर दिया, पर रवि नहीं माना। उसने संध्या को पाने की जिद कर ली थी, जिससे परेशान होकर संध्या ने पूरे गांव वालों के सामने रवि की बेइज्जती कर दी। उसकी कमजोरी का मजाक बना, जिससे गांव वाले भी रवि पर हंसने लगे। इस हादसे के बाद रवि का कुछ पता नहीं चला। कोई कहने लगा कि उसने आत्महत्या कर ली, तो कोई कहता कि वो बम्बई भाग गया है, तो कोई कहता कि रवि ने काली शक्तियाँ सीखने के लिए जिंदा ही खुद को दफन कर लिया है। बात जो भी हो, लेकिन उसके बाद रवि का कभी कुछ भी पता नहीं चला। पर तुम ये रवि की कहानी क्यों सुना रहे हो मुझे? उस लड़की संध्या और उसकी माँ का क्या हुआ? अरे सब्र रखिए साहब, सारी फसाद की जड़ ये रवि ही है। दरअसल रवि के जाने के बाद एक रात संध्या की माँ अपने ही खून में लथपथ गांव वालों से मदद मांगने आई थी। उसका पति रोज की तरह दारू पीकर मारामारी कर रहा था, पर किसी भी गांव वाले ने उसकी मदद के लिए दरवाजा नहीं खोला। थककर जब वो घर पहुंची तो उसके बाप ने संध्या के सिर के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये देख संध्या की माँ ने अपने ही पति को जिंदा आग के हवाले कर दिया और खुद हमेशा हमेशा के लिए शमशान में जाकर बैठ गई।
फिर कुछ दिन बाद उसकी लाश भी गुलमोहर के पेड़ से लटकी हुई मिली थी। पर एक भी गांव वाले ने उसकी मदद क्यों नहीं की? संध्या को तो सब लोग पसंद करते थे ना। मनोज की बात सुनकर ड्राइवर कुछ सोचते हुए बोला, अरे साहब, हमेशा जो दिखता है वैसा होता नहीं है। मतलब ये कि संध्या का बाप तो 1 हफ्ते पहले ही मर चुका था, जिसकी लाश गांव के तालाब से मिली थी। और जब संध्या की माँ गांव वालों से मदद की गुहार लगाने आई तो उसकी बेटी को किसने मारा, ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। बस इतना पता है कि संध्या के मरने के 4 महीने के अंदर ही पूरा गांव भूतिया हो गया। 1-2 हफ्ते में गांव के किसी न किसी घर में किसी न किसी की मौत होने लगी। सबको लगने लगा कि ये शायद संध्या के माँ पापा या फिर खुद संध्या का काम हो सकता है, जो मरने के बाद अपना बदला ले रही है। बस सारी बातें झूठी निकली, किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। सब अपनी अपनी कहानी बनाकर इस गांव से भागने का बहाना ढूंढने लगे और चले गए। अब बताता हूँ अंदर की बात। रवि और संध्या हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते थे, और जब ये बात उसकी माँ को पता लगी तो पहले तो उसने रवि को मारा, फिर अपने पति को, और फिर अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। तो जो औरत आपकी पत्नी को उस गुलमोहर के पेड़ के नीचे दिखती है वो कोई और नहीं बल्कि संध्या ही है। और उसी पेड़ से संध्या की माँ की लाश भी लटकी हुई मिली थी। हाँ, एक बात और, मरते वक्त संध्या पेट से थी, इसलिए वो आत्मा आपको उस घर से इतनी आसानी से निकलने नहीं देगी। मनोज ड्राइवर से सारी कहानी जान तंग था। उसे किसी भी हाल में अपनी पत्नी समोना के साथ सही सलामत घर से निकलना था। यही सोचकर वो तुरंत ही अपनी पत्नी के साथ बाजार से घर आ गया। फिर सारा सामान पैक कर घर से बाहर कदम ही रखा था, तभी उसकी पत्नी समोना बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। समोना को बेहोश होते देख मनोज को डर सताने लगा था। तुरंत ही डॉक्टर को बुला उसने समोना के सारे टेस्ट करवा दिए, लेकिन फिर भी समोना होश में नहीं आ रही थी। मनोज समोना के पास बैठा हुआ गुलमोहर के बारे में सोच ही रहा था, और जब उससे रहा नहीं गया हाथ में पेट्रोल लिए उस गुलमोहर के पेड़ को जलाने को चल दिया। तो जो कोई भी है, मुझे पता है तेरी वजह से मेरी पत्नी की आज ये हालत है। जल्दी से उसे ठीक कर दे, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। मनोज उससे पेड़ से कहता हुआ उस पर पेट्रोल छिड़क रहा था। उसकी तरह कहने पर भी जब कोई उसके सामने नहीं आया तो मनोज जेब से लाइटर निकाला पेड़ को जलाने ही वाला था। एक बंदा मनोज की गर्दन में मिला। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, अगले ही पल फलने ने मनोज की गर्दन को जकड़ लिया और उसे हवा में उठा उसका दम घोटने लगा। मनोज हवा में अपने पैर पर रखता हुआ अपनी एक सांस के लिए तड़प रहा था। फिर देखते ही देखते उसके पैर शांत हो गए। उसकी आंखों की पुतली गद्दे से लटक चुकी थी। मनोज अब मर चुका था। अगली सुबह जब मनोज की मौत की खबर फैली तो पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए सुसाइड का केस बनाया और फाइल बंद कर दी। सुमोना भी अपना सब सामान पैक कर मनोज की लाश के साथ एम्बुलेंस में घर जा रही थी। बीच रास्ते में उसने एम्बुलेंस को साइड पर रुकने को कहा और गाड़ी से उतरते ही वो इस शख्स के गले जा लगी। आखिर तूने कर ही दिखाया, हटा दिया उसे रास्ते से। मनोज को तो मरना ही था प्रेम। उसकी मौत तो उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन उसने हनीमून के लिए हाँ करी थी। मुझे पता था वो किसी हॉरर नॉवल पर काम कर रहा है, इसलिए उसे बातों में उलझाकर यहाँ लाई। अब देखो उसकी लाश एम्बुलेंस में पड़ी हुई है, पर मेरे से ज्यादा इस काम को उसके अंजाम तक पहुँचाने वाला एक इंसान और है जिसका नाम है रवि। रवि का नाम लेते ही एक आदमी चलता हुआ सुमोना और प्रेम के पास आया। तो ये है आपका बॉयफ्रेंड जिसके लिए आपने अपने पति को मरवाया है? क्या करे साले, भूख जो है खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये रहा
देना बाकी का पैसा। और अगर गलती से भी मुंह खोला ना तो गुलमोहर की अगली कहानी में तू होगा, समझा ना? सुमोना की बात सुनकर ड्राइवर रवि चुप हो गया था। तभी प्रेम ने सुमोना से कहा, अब इस बच्चे का क्या करना? गिरा दे। पागल हो गया है? भले ये तेरा बच्चा है लेकिन इस पर ठप्पा तो मनोज का लगा हुआ है ना। और यही तो हुक्म का हिस्सा है मेरा, इसी के सहारे तो मुझे सारी दौलत मिलने वाली है। सुमोना का ये कमीनापन देखकर प्रेम और रवि भी चौंक गई थी, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। और जब तो वो जाने को हुए थे कि अचानक ही रवि नीचे गिरा। इस वजह से उसकी एक नकली टांग बाहर निकल गई थी, पर दोनों में से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया और एम्बुलेंस में बैठकर चले गए। दरअसल रवि ने जो कहानी मनोज को बताई वो तो सब इस गांव की सच्चाई थी। बस इस बात को छोड़कर कि संध्या कभी रवि से प्यार नहीं करती थी और रवि ही वो अपाहिज लड़का था जो संध्या से प्यार करता था। उसने ही अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए संध्या को मारा था, फिर उसके माँ बाप को भी। पर गाँव वालों का कहना है कि उन्हें आज भी किसी औरत की आत्मा उस गुलमोहर के पेड़ के नीचे दिखाई देती है। पर सुमोना ने जो कुछ भी मनोज को बताया था वो बस सिर्फ एक झूठ था ताकि वो भूत का सहारा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें नई अपडेट पाने के लिए।